व्हाट इज एफएससीआई? मैम जो भी फूड कॉर्पोरेशन होती है उनको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। करेक्ट, गुड, यस। एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? राइट। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी फूड बिजनेसेस है उसके लिए एक साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड यूज करता है, ताकि भारत में बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है या स्टोर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेल हो रहा हो या इंपोर्ट हो रहा हो, उन सब की जो सेफ्टी एंड क्वालिटी है उसको इंश्योर कर सके, और जो भी कंज्यूमर उसको खा रहे हैं उसको खा के उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो फूड सेफ्टी इंश्योरेंस का काम करता है, और उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो एफएससीआई के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो एफएससीआई के पहले भारत देश में बहुत सारे लॉज थे, बट अब देयर इज वन नेशन वन फूड लॉ। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं fscci.gov.in, इसी से हमने सारे अपडेट्स लिए। कुछ एडवाइजरीज, ऑर्डर्स हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, कुछ रेगुलेशंस की अपडेट्स हैं। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट अपडेट है, इट इज रिलेटेड टू DOs, that is designated officers of central licensing at seaport airports। तो इसमें कुछ नए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। जैसे जयपुर में डॉक्टर समीर सर का रिक्रूटमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टी। आप लोग टी पीते होंगे, राइट? सो टी एक हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत फेवरेट पेय पदार्थ है। जो टी है, टी की प्रोडक्शन में, टी की प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। इसलिए एफएससीआई अभी काफी सारा वर्क कर रहा है टी में पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं उसको कम करने का। एफएससीआई ने काफी सारी स्टडीज के बाद कुछ पेस्टिसाइड्स जो कि ये आप मेरी स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन, एसिफेट्स, एमिडा क्लोरपिड, ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं उसको अभी एफएससीआई ने बैन कर दिया है टी में यूज करने के लिए। नहीं बढ़े, इसमें भी जो नहीं बढ़े। 800 रुपए स्टॉक तो बढ़े, 800 रुपए म्यूचुअल फंड नहीं बढ़े, 1000 रुपए। मतलब स्टॉक में नहीं, आज भी नहीं बढ़ रहे स्टॉक के। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट रहेंगी उसकी होगी 0.01 mg पर केजी। अगर उससे अधिक होगा तो वो स्पेसिफिकेशन के बियॉन्ड माना जाएगा। और बाकी जो 20 बैंड पेस्टिसाइड्स हैं उसी के साथ में भी इनका नाम अब जोड़ दिया गया है। टी में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स को एफएसएस कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू रेगुलेशंस के अंतर्गत ही लिया जाता है। ओके, next is related to notification of authorized officer under section 25 for the import regulation। अब इंपोर्ट, जो भी हमारे भारत देश में कुछ भी इंपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, राइट? तो जो भी हमारे यहाँ भारत देश में इंपोर्ट होके फूड आर्टिकल्स आ रहे हैं उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो भी पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, जैसे कि जहां से भारत में वो सामान घुस रहा है, सी पोर्ट हो सकता है, वो एयरपोर्ट हो सकता है, वो लैंड हो सकता है, वो तो जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज है उसको इंश्योर किया गया है, और वहां पर मैंडेट से फूड इंपोर्ट किया जाए उसके लिए एफएसएससीआई ने ये डिसाइड किया है कि जो भी पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं वहां पर नोटिफाइड ऑफिसर्स रहेंगे, और वहां पर फूड इंपोर्ट की टेस्टिंग होगी, वहां टेस्टिंग फैसिलिटीज लगाई जाएंगी, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा ताकि उसकी सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकें। और उसी के अकॉर्डिंग एफएसएससी ऑफिसर्स एंड कस्टम ऑफिसर्स ने सारे एयरपोर्ट्स, पोस्ट, आईसीडीज, एसईजेड्स, एलसीएस जो भी मेंशन्स है एनेक्चर आई में, वहां पर 1 अप्रैल 24 से ये बोला गया है कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स जो हैं वो वहां पर रहेंगे, और सब जगह पर इंपोर्ट क्लियरेंस के बाद ही वो आगे बढ़ेगा।
जो डिटेल्स है उसको आप एनेक्शन आई में विजिट कर सकते हैं और ये मेरी स्क्रीन पे आप उसका लिंक देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू FSSAI advisory for the flight kitchens, राइट। सो अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रेवल किया है, क्या आप बता सकते हैं कि फ्लाइट में किस तरह का खाना हमें अवेलेबल होता है? एनीवन, जब आप एयर फ्लाइट से जाते हैं कहीं पर भी, तो फ्लाइट में कैसा खाना हमें मिलता है, कैसा खाना अवेलेबल होता है? राइट, पैक्ड फूड, यस। हाँ, टी कॉफी मिलता है, यस। और ठीक है, तो पैक्ड फूड और टी कॉफी मतलब ऐसी चीजें मिलती है जो कि फटाफट बन जाती है, विच डज नॉट रिक्वायर मच कुकिंग। ठीक, या तो उसके लिए या तो अभी FSSAI को सर्विलेंस ड्राइव करी थी और उसमें ये देखा कि कुछ फूड जो है फूड के पास, ठीक है, और वो फूड फिर जो फ्लाइट में किचन ऑपरेटर्स रहते हैं या जो सर्विंग स्टाफ रहता है वो क्लाइंट को सर्व करता है। इसके कारण अब FSSAI ने बोला है जहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है उनको काइंड ऑफ बिजनेस में केटरर का लाइसेंस लेना होगा। मतलब जहां पर भी आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है, जहाँ फ्लाइट फ्लाइट के अंदर क्या होगा, फूड स्टाफ सर्व करेगा, जो सर्व करेगा वो कैसा होगा, प्रिपेयर्ड भी हो सकता है, प्रीपैक भी हो सकता है। प्रीपैक मतलब जैसे कुकीज, बिस्किट हो गया, बिस्किट आपको दे दिया वो प्रिपेयर्ड कैसा हुआ, बहुत सारे ऐसे जो रेडी टू ईट रहते हैं, बस आपको उसमें हॉट वाटर डालना है एंड यू कैन सर्व इट, उस टाइप का फूड प्रिपेयर होता है। तो नाउ FSSAI ने बोला है कि जो काइंड ऑफ बिजनेस है जहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा है उनको केटरर का लाइसेंस लेना है। जहां से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, जिस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, अगर उसकी ओन व्हीकल है तब अलग से एंडोर्समेंट नहीं करवाना होगा, अदरवाइज ट्रांसपोर्टर का लाइसेंस लेना है और जो ट्रांसपोर्टर है वो सेपरेट FSSAI लाइसेंस लेगा उसके ऑफिस एड्रेस के और उसके नंबर ऑफ गाड़ियों के लिए। ठीक, फिर जो इन फ्लाइट फूड सर्विस है, मतलब कि जो एयर होस्टेस आपको फूड सर्व करती है, उस टाइम पे जो एयरलाइंस है उसको केटरिंग का लाइसेंस लेना होगा, जो कि सेंट्रलाइज होगा, वो अपने सेंट्रल जो भी उसका हेड ऑफिस है उसके लिए ले सकता है, अलग अलग स्टेट्स के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और अगर एयरलाइन सेल भी कर रहा है कुछ प्रोडक्ट को तो उसको रिटेलर का भी लाइसेंस लेना होगा साथ ही में उसी हेड ऑफिस में। ओके, और अगर कोई भी एयरलाइन प्रोडक्ट किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवाता है और अपने खुद के ब्रांड में कस्टमर को सेल करता है, से सपोज मैं एक एयरलाइंस वाली हूँ, मैंने अपनी एयरलाइंस में अपने एयरलाइंस के नाम से कुछ कुकीज दिए पैसेंजर्स को, तो उस केस में जो एयरलाइंस है उसको मैन्युफैक्चरिंग का भी लाइसेंस लेना होगा। वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, रीपैकर हो सकता है, रीलेबलर हो सकता है, इंपोर्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। तो उसने क्या करवाया है उसके अकॉर्डिंग उसको वो वाला लाइसेंस भी लेना हो। सो नाउ इट इज मैंडेटरी कि FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर जो कैश रिसिप्ट है उसके ऊपर आए, या फिर जो कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, मेमो जो भी है उसके ऊपर उसका लाइसेंस नंबर आए, और तभी वो पैसेंजर को बिलिंग किया जाए। बेसिक डिटेल्स जो भी है प्रिपरेशन की, लाइक नेम ऑफ केटरर, FSSAI लाइसेंस नंबर, डेट,
टाइम ऑफ पैकिंग, यूज बाय डेट एंड टाइम, ये भी पैकेजिंग के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब लिखा होना अनिवार्य है। Now revised list of FSSAI notified lab for testing of micronutrients. तो ये जो नेक्स्ट अपडेट है, इट इज अगेन रिलेटेड टू फोर्टिफाइड राइस। हमने देखा है आजकल हर महीने FSSAI का फोर्टिफाइड राइस पे जरूर कोई ना कोई अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्टिफाइड राइस है, इसमें FSSAI काफी ज्यादा सतर्क है और कोशिश कर रही है कि जो हमारे माल न्यूट्रिशन है उसको हम अच्छे से कवर कर सके। तो जो अप्रूव लैबोरेटरीज हैं, नोटिफाइड लैबोरेटरीज हैं, उनकी एक रिवाइज लिस्ट आई है, कुछ न्यू लैबोरेटरीज ऐड हुई हैं उसमें, और ये वाली लिस्ट आप FSSAI की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा बताइए, गर्मियों का समय आ गया है, तो जो वाटर है, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कम हो जाती है? इंक्रीजिंग, राइट मिस्टर जोसेफ। सो बढ़ जाती है, राइट, बढ़ जाती है, करेक्ट एवरीवन। सो ये जो बढ़ जाती है, तो मतलब अब जैसे कभी भी किसी भी चीज की जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसमें एडल्ट्रेशन, चेंजेस और उसमें गड़बड़ होने की आशंकाएं भी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसके अमेंडमेंट्स की बात आई है। ये जो फाइनल अमेंडमेंट्स है, अमेंडेड रेगुलेशन है, वो FSSAI ने 42nd मीटिंग में अप्रूव कर दिया है, और अब फाइनल नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, जो कि ये कहता है कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है अदर देन द मिनरल वाटर, उसको रीऑपरेशनलाइज किया जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन को। उसमें क्या है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो लिमिट है वो चेंज हो गई है, परमिसिबल लिमिट कैल्शियम की पहले था, अब उसको 500 कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू बेबी फूड। आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में अभी बेबी फूड है, इन्फेंट्स हैं, और उनको बेबी फूड दिया जाता है? एनीवन है किसी के यहाँ बेबी फूड यूज हो रहा है? अभी नहीं है, ठीक है। ओके, so direction under the reoperationalization of FSS, that is food safety standard, food for infant nutrition। इसके अंदर क्या हुआ है, जो सेलेनियम, मैग्नीज, आयरन एंड बायोटिन, इनकी जो एसोसिएशन, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग है बेबी फूड्स की, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स डाली और उसको कंसिडर करते हुए FSSAI ने ये किया है। तो क्योंकि इंडस्ट्री को ये डिफिकल्ट पड़ रहा था फॉर्मुलेशन में इस लिमिट के साथ, तो नाउ जो रिवाइज लिमिट है उसको रीऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, और जो भी चीजें हैं वो अब वापस से आपको नए फॉर्म में मिलेंगी, मतलब नए स्पेसिफिकेशंस के साथ आएंगे। अभी FSSAI अंडर प्रोसेस है कि सब कुछ फाइनलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अभी जो है 1 अक्टूबर 2023 को जो चीजें आई थी, जो निर्देश आए थे, उसी को ही पालन करना होगा।
तब तक जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं आ जाए, जब तक फाइनल चीजें ना आ जाए। ओके, next order is related to food product category for edible dried fruits and vegetables. ओके, ड्राइड फ्रूट्स या ड्राइड सीड्स का फर्स्ट कॉस्ट पे क्या नंबर है? ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड सीड्स, इसका फर्स्ट कॉस्ट पे कौन क्या नंबर है? ओके, नो इशू। अभी एफएसएसएआई के फर्स्ट कॉस्ट के ऊपर वाटरमेलन सीड या कोई भी ड्राइड फ्रूट्स या वेजिटेबल के सीड्स का कोई एफएसएसआर नहीं था, ठीक है? इसलिए अभी नया ये ऐड हुआ है, ड्राइड एडिबल ड्राइड फ्रूट्स और एडिबल ड्राइड वेजिटेबल सीड्स। इसको हम उसको फूड प्रोडक्ट कैटेगरी है 4.1.2.2 फॉर ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स, और ये ही चीज वापस से ऐड हुई है 4.2.2.2 में, जो कि ड्राइड वेजिटेबल्स है। तो ये दोनों चीजें भी अब इसमें ऐड हो चुकी हैं, जो कि अभी तक इसका नहीं था कुछ भी। ओके, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, आप में से कितने लोग जो वाटरमेलन सीड्स है उसको प्रिजर्व करते हैं एंड यू आर यूजिंग इट? एनीवन? आपको क्या लगता है ये जो वाटरमेलन का सीड है वो फेंक देना चाहिए या फिर वो कुछ काम का होता है? यस, फेंक देते हैं। ओके, और कोई? आई थिंक इट्स गुड, यस, करेक्ट, राइट जोसेफ जी। इट इज एडिबल, यस इट इज एडिबल। जो सीड्स होते हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सम सीड्स आर हैविंग वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एज वेल, ठीक, किसी में कुछ विटामिन्स है, किसी में कुछ मिनरल्स भी होते हैं। सो ये जो सीड्स होते हैं यूजुअली फेंक दिए जाते हैं, यू आर करेक्ट, लेकिन ये जो सीड्स हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको प्रोसेस किया जाता है, और आजकल तो ये बहुत ही महंगे रेट में मार्केट में अवेलेबल भी हैं, काफी सारे लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो ये जो सीड्स हैं दिस आर वेरी गुड बंडल ऑफ न्यूट्रिएंट, और इनको प्रिजर्व करना चाहिए, और इसको आप यूज कर सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल एडिबल रहता है ये। तो अभी गर्मियां आ गई हैं, आई एम श्योर वाटरमेलन आप में से काफी सारे लोग खाने वाले हैं। सो कोशिश करें इस बार उसके सीड्स को भी प्रिजर्व करके, आपने उसको सीड्स को प्रिजर्व कर लिया, ड्राई कर लिया, फिर आप रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके बहुत अच्छे से आप खा सकते हैं। उसको छिलका निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यस इट इज गुड फॉर हेल्थ। Next FSSAI order is for implementation of fortified rice traceability. अब देखिए फिर से ये FSSAI फर्स्ट जो है फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहा है, बिकॉज फोर्टिफाइड राइस जो है अभी काफी सारी आंगनवाड़ियों में, स्कूल्स में, सब में दिए जा रहा है, ताकि हम माल न्यूट्रिशन को अच्छे से लड़ सके, ठीक। अब ये फोर्टिफाइड राइस जो है जो गया वो प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं, वो प्रॉपरली एंड तक पहुंच रहा है या नहीं, उसके लिए फॉरट्रेस एक एप्लीकेशन है फॉस्फोस पे, जिसमें एफएसएसएआई ये रखती है, उसकी मंशा ये है कि जो भी प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन रहे, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और राइस फोर्टिफिकेशन का जो वैल्यू चेन है उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो, ठीक है। इस एप्लीकेशन में क्या है, ये सिंगल साइन इन फैसिलिटी है, फॉरट्रेस पोर्टल, जो कि फर्स्ट कॉस्ट से ही आपको यूज करना होता है। इसमें क्या क्या है, मैन्युफैक्चरर,
जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल के प्रीमिक्स बनाता है वो भी है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल वाला भी है और फोर्टिफाइड राइस वाला भी है, ठीक है। और वो सब मिला के मल्टीपल सब यूजर्स भी बना सकते हैं ताकि वो लोग डेटा एंट्री कर सकें। और इसमें जो इन्फॉलनेट है जहां से आपकी लैब टेस्ट, जैसे कि बताया गया था कि लास्ट अपडेट था कि जो एफएससीआई ने बोला है राइस, फोर्टिफाइड राइस जो भी है, फोर्टिफाइड राइस जब आपने बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, तब उसको आपको टेस्टिंग के लिए भेजना है और वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो लैब वाला इन्फोलनेट पे तुरंत डालेगा, मतलब इट शुड बी ऑन द रियल टाइम बेसिस। ओके, तो ये वाला पोर्शन भी इंटीग्रेटेड है इसी वेबसाइट पे। और जो भी सैंपल आया उसका क्या टेस्ट रहा, क्या रिजल्ट है, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उस पर चेक कर सकते हैं। ओके, now next update is related to appointment of the designated officer for Indian Railway। तो इंडियन रेलवे में मिस्टर अनिल कुमार जी का साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में नियुक्ति हुई है। Next, FSSAI advisory is related to processing aids under food safety standards। Okay, what are processing aids? क्या होते हैं processing aids? Anyone? Yes. क्या होते हैं processing aids? Okay, ठीक है। एफएसएससीआई ने एक लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एड्स जो है वो बता रखी है जो कि परमिटेड है फूड प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोसेसिंग एड्स का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी चीजें जो कि आपके प्रोसेसिंग के दौरान काम आती हैं, आपके फूड की प्रोसेसिंग में सहायता करती है, आपके प्रोसेस को ईज आउट करती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग एड। जैसे बीच में प्रोसेस में किसी चीज को हमने यूज किया, समटाइम्स सम एंजाइम्स, ठीक है, कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं हम, बहुत सारे प्रोसेसिंग एड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, राइट। सो ये जो प्रोसेसिंग एड्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग एड्स हैं जिसको एफएसएससीआई ने अलाउ कर रखा है, और ये जो लिस्ट है प्रोसेसिंग एड्स की वो आपको फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन में मिल जाएगी। नाउ बहुत सारे प्रोसेसिंग एड्स ऑलरेडी है, अब उसकी वर्किंग ग्रुप करा है, मतलब वर्किंग ग्रुप कर दिया है, कैटेगराइजेशन कर दिया है, और जो साइंटिफिक पैनल है उसने अलग अलग ग्रुप्स को ग्रुपिंग करी है। जैसे कुछ प्रोसेसिंग एड्स होते हैं वो किसी काम में आता है, कुछ प्रोसेसिंग एड्स है कुछ किसी काम में आते हैं। जैसे अलग अलग चीजें होती हैं, आपके फूड एडिटिव्स होते हैं, कुछ आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, कोई वैसे ही कुछ आपके प्रोसेसिंग एड्स होते हैं, एंड मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद फूड। तो इसलिए ये समझ के कि जो भी प्रोसेसिंग एड्स हैं वो कुछ टाइम लेते हैं, इसलिए जो फूड अथॉरिटीज है उसने 41st मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि जो एक्टिव लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एड्स हैं फूड बिजनेस में यूज होती है, प्रोविजनल बेसिस पे अभी बताई जाएगी, जब तक अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स ना आ जाए और जब तक गेजेटेड नोटिस ना आ जाए। और ये जो एक्टिव लिस्ट है प्रोसेसिंग एड्स की वो एक एनेक्शन में दी हुई है, आप स्क्रीन पे जो उसका लिंक देख रहे हैं इस पे आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट है आपका एफएसएससीआई रिकॉग्नाइज्ड फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज पर। ये जो फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं इसकी वैलिडिटी चेंज हुई है, तो कौन सी लैब कहाँ तक वैलिड है वो आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल सकता है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, मिल्क, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
कुछ एक ऐसा पदार्थ है मिल्क जो कि हमारे डेली नीड्स में आता है, हर घर में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। ओके, सो नाउ यू टेल मी कि जो मिल्क है उसमें एडल्ट्रेशन की संभावनाएं ज्यादा होती है या कम होती है? बताइए। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। जो मिल्क है उसमें मिलावट की संभावनाएं कम होती है या ज्यादा होती है? मैम ज्यादा होती है क्योंकि मैम उनमें स्टार्च वगैरह मिक्स करके एंड केमिकली मिल्क भी बना सकते हैं। राइट, ज्यादा होती है, करेक्ट। तो मोर इन लूज मिल्क, लूज मिल्क में और ज्यादा है, राइट आमी? और टू मच, करेक्ट आशीष, बहुत ज्यादा है एडल्ट्रेशन की संभावना। तो ये जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट में एफएसएससीआई ने एक ऑर्डर दिया था कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए फॉर नोटिफाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ health certificate to be accomplished with the imported food consignment of the milk and milk product, pork and pork product and fish product. FSSAI ने 3 अगस्त 22 को एक निर्देश दिए थे कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होके आ रहा है या फिर पोर्क या फिर फिश प्रोडक्ट, तो उसके साथ एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसी को देखते हुए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं मिल्क के, मिल्क इंडस्ट्रीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उन्होंने एफएसएसएआई के साथ कंसल्टेशन के साथ ये बोला है, ये नोटिफाई हुआ है कि जो इंटीग्रेटेड वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट है वो होगा इम्पोर्टेंट मिल्क एंड प्रोडक्ट के लिए जो कि इंडिया में आ रहा है, जिसमें बोथ एफएसएसएआई के फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है एंड डेयरी है उसके रिक्वायरमेंट, वो दोनों की कंबाइन होगी। अब अलग अलग हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं लेना होगा कि एफएसएसएआई का अलग, एनिमल हस्बेंड्री का अलग। एक ऐसा हेल्थ सर्टिफिकेट होगा जिसमें एफएसएसएआई की रिक्वायरमेंट, एनिमल हस्बेंड्री की रिक्वायरमेंट कंबाइंड होगी और वो इंपोर्टेड फूड को पहले लेना होगा। ठीक है, भारत देश में बाहर से दूध निर्यात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। ठीक, further, in order to facilitate the order, trade considering representation from trading partner extended the transition migration time for implementation of the requirement of integrated veterinary health certificate till 30th June 24। बहुत सारे लोगों ने बोला तुरंत अगर हम इसको करेंगे तो पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट होना, इसलिए एफएसएससीआई ने 30 जून 24 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। उसके तब तक आप अपना सिस्टम बना लीजिए और फिर आपको इंटीग्रेटेड वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होगा। ओके, नाउ फेस्टिव का सीजन हो रहा है। अब जैसे आज भी एक फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है आज? मैम हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष है, करेक्ट। गुड़ी पड़वा भी है, उगाड़ी भी है। ठीक, सो नाउ अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जैसे कि चेटी चंद जयंती है, ईद है परसों। ठीक, फिर नवरात्रि तो स्टार्ट हो ही गई है, रामनवमी आएगी, राइट? तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, राइट आशीष जी? गुड़ी पड़वा, तो ये सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो फेस्टिवल्स के टाइम पे स्वीट्स की, मिठाइयों की जो सेल है वो बढ़ जाती है। चूंकि सेल बढ़ती है तो इसमें एडल्ट्रेशन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए एफएसएससीआई अभी स्पेशल ड्राइव करेगी टू चेक द एडल्ट्रेशन इन द स्वीट्स। तो अब स्वीट्स कैसे बनती है? ज्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बनती है, राइट? सो टू इंश्योर फेस्टिवल सीजन, हमारे फेस्टिवल सीजन में मिल्क की डिमांड बढ़ जाती है, खोए की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को इकोनॉमिक मोटिवेशन होता है एडल्ट्रेशन से। ना एडल्ट्रेशन से क्या होता है? पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए जो सर्विलेंस ड्राइव है उसको बढ़ा दिया गया है।
इसके अंदर कर क्या होगा कि प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे, स्पेशल सर्विलेंस किया जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के द्वारा, जहां पर हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर कुछ खराब प्रैक्टिसेस हो रही हैं या फिर होने की संभावना है, वहां पर उसको चेक कर लिया जाएगा। और इसके तहत जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है ना, FSW, वो भी बहुत सारी अवेलेबल्स है। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जाती है सर्वेलेंस ड्राइव के दौरान, अलग अलग सैंपल यूज करती है, अलग अलग सैंपल चेक करती है, और अगर कुछ मिलावट पाई गई तो वहां पर उस सैंपल को सील कर दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है, ठीक, ताकि जो मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है वो सेफ रहे। FSSAI अभी इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ले रही है, ताकि जो आगे ये जो फेस्टिवल चालू हो गया है, इसमें हम सब लोगों को शुद्ध आहार मिल सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ सेल ऑफ फूड आइटम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। अगेन, फेस्टिव सीजन में क्या क्या खाया जाता है? फेस्टिव सीजन में और क्या क्या खाया जाता है? जी, राइट, खिचड़ी। यस, इंदौर में तो साबूदाने की खिचड़ी खाई जाती है, करेक्ट। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, फरियाली आइटम्स, राइट, राइट है, करेक्ट। तो इसके साथ में जो बाकी सारी चीजें हैं, जैसे कि कुछ मिलेट्स हैं, वो भी काफी खाए जाते हैं। बकव्हीट फ्लोर, ठीक है, या बकव्हीट होल, आप मोरधन, ठीक है, सवा के चावल, ये सारी चीजें भी काफी सारी मिला दी जाती, यूज होती हैं, फेस्टिवल सीजन में यूज की जाती हैं। तो ये सारी चीजों में भी काफी सारा एडल्ट्रेशन हो जाता है, तो इसलिए, या फिर इंफीरियर क्वालिटीज में अच्छी क्वालिटी मिला देते हैं। तो इसलिए ये सब को चेक करते हुए, ये सबको ध्यान में रखते हुए, जो कमिश्नर फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट है एंड जो रीजनल डायरेक्टर्स है, उन्होंने एडवाइस किया है कि जहां जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स को, उसको चेक किया जाए और स्पेशली वहां पर ड्राइव करी जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, इट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन जो फूड एनालिस्ट की थी वो हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और काफी सारे लोग उसमें पास हो चुके हैं। तो जो भी जिन्होंने भी ये परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, उन सबको हमारी तरफ से बधाई। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्ट्रीट फूड, और ये बात हमने बताई है कमिटी ऑफ फूड हाइजीन इन नैरोबी, केनिया। तो जैसा कि हम सबको पता है, जो फूड स्ट्रीट फूड है, अगर मैं हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो स्ट्रीट फूड में हाइजीन लेवल जो है, उसको आप क्या बोलोगे, लो, मीडियम या हाई? स्ट्रीट फूड का जो हाइजीन का लेवल होता है वो कैसा होता है, लो होता है, मीडियम होता है या हाई होता मैम लो टू मीडियम होता है मैक्सिमम। है? राइट, राइट आशीष, राइट जोसेफ जी, राइट अमी, इट्स वेरी इरेगुलर, करेक्ट आशीष, यस, लो, ठीक है। सो वी कैन स्ट्रीट फूड वेंडर्स आल्सो, जो कि बहुत, दे आर वेरी गुड इन हाइजीन, कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बट ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जगह हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट FSSAI भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स की सेफ्टी के लिए काफी काम कर रहा है। काफी सारे क्लीन स्ट्रीट फूड हब आए हैं भारत देश में। तो जो अभी रिसेंटली 54th सेशन हुआ कोडेक्स कमेटी का फूड हाइजीन पर, जिसको आप CCHF भी बोलते हैं, ये हुआ था नैरोबी, केनिया में।
संडे 10 मार्च को। तो उसमें जो FSSAI है उन्होंने प्रेजेंटेशन किया और कुछ प्रपोजल गाइडलाइंस भी रखी फूड हाइजीन के लिए फॉर कंट्रोलिंग मेजर्स इन ट्रेडिशनल मार्केट फॉर फूड। ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट एजेंडास में जो गाइडलाइंस फॉर कंट्रोलिंग द सिजिला टॉक्सिन है ना, सिजिला टॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिससे काफी सारी मैसिव में लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स स्प्राउट्स पे होता है, उस पे बात हुई है। फिर गाइडलाइंस फॉर सेफ यूज एंड रीयूज ऑफ वाटर इन फूड प्रोडक्शन, इस पे हुआ है। प्रोसेसिंग ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इस पे काफी बात हुई है। ठीक। और जो इंडिया के डेलीगेशंस थे फ्रॉम FSSAI, उन्होंने कोडेक्स कमेटी के सामने और बाकी जो NDDB बाकी सारी भी चीजें थी उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। और कुछ ही दिनों में जो इंडिया डेलीगेशन है वो फटाफट अपना वर्क स्टार्ट करेगी फॉर एडवांसिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड इन फूड हाइजीन एंड सेफ्टी और शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके। काफी सारे अच्छे अच्छे क्लीन स्ट्रीट फूड हब हुए हैं, हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा हाइजीन फॉलो करते हैं और उस पे FSSAI भी काफी काम भी कर रहा है। जेल एक ऐसी जगह जहां जाना तो कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक। लेकिन वहां पर भी कैदी रहते हैं। ठीक है। तो वहां जो कैदी रहते हैं वो लोग जो कारावास में है उनका जो फूड है वो सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा फूड हम खाते हैं वैसी ही हमारी मनोस्थिति बनती है। और वो जो फूड है वो सेफ्टी है या नहीं, उसकी जवाबदारी भी जेल की ही होती है। ठीक। तो इसलिए अभी जेल में भी FSSAI ने काफी काम किया है कि ये एश्योर हो जाए कि जो फूड वहां बन रहा है, जो फूड जेल में कैदी खा रहे हैं, वो सेफ हो, सुरक्षित हो और सही हो। करीबन 100 जेल भारत देश में सर्टिफाई हो चुकी हैं अंडर ईट राइट कैंपस। और ये जो इनिशिएटिव्स है वो FSSAI का इसलिए है ताकि जेल के अंदर या किसी भी कैंपस के अंदर हम ये इंश्योर करें कि वहां पर सेफ फूड भी है, हेल्दी फूड भी है, सस्टेनेबिलिटी पे भी काम हो रहा है। ओके। और सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक। उस तो ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन होता है और जितने भी जेल्स हैं, प्रिजनमेंट्स हैं, उन सबको उन सबका 100 से ज्यादा जेलों को ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है, सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। एंड टोटल 2900 वर्क प्लेसेस पूरे के पूरे इंडिया में अभी तक ईट राइट कैंपस के अंदर हो गए हैं। सो इट इज वेरी क्लोज टू 3000। नेक्स्ट इस अपडेट इज रिलेटेड टू टी ग्रोअर अगेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि FSSAI जो है वो टी ग्रोअर्स के साथ काफी काम कर रहा है, तो वैसे ही एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ था ताकि MRL, व्हाट इज MRL? व्हाट इज MRL? इट इज मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट। तो जो टी है उसमें मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट जो है वो डिसाइड की जाए, उस पे काम हुआ था। करेक्ट जोसेफ जी, मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट। तो सेशन जो हुआ वो इसलिए हुआ था ताकि जो टी के प्रोडक्शन में सेफ्टी और हाइजीन को इंश्योर कर सके और जो गुड या जो बेसिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसमें अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस लाई जाए, लोगों को बताया जाए। और ये जो अवेयरनेस सेशन है वो टी बोर्ड और CII के साथ में हुआ था, CII फेस के साथ। ओके।
वाइड रेंजिंग डिस्कशन वर हेल्ड, बहुत बहुत सारा डिस्कशन हुआ। क्या क्या था उसमें? उसमें था आपके एमआरएल्स क्या डिसाइड करना है पेस्टिसाइड्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है मेंटेनिंग रिकमेंडेड गैप बिटवीन पेस्टिसाइड स्प्रे एंड टी लीफ प्लकिंग। ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि जो टी लीफ है उसको आपने स्प्रे कर दिया और तुरंत टी लीफ को तोड़ दिया? ठीक, ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो सब बताया गया। ठीक, मोर देन 70 स्मॉल टी ग्रोअर्स आए थे इस सेशन में, और ये जो टी ग्रोअर्स हैं उनको अवेयरनेस हुआ, उनको पता चला एफएसएसएआई के बारे में, और उनको कंप्लाई करेंगे एमआरएल्स को। एंड बस जो नेक्स्ट है इट इज रिलेटेड टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दिस इज लास्ट अपडेट। Central Advisory Committee of FSSAI unveiled the action plan on antimicrobial resistance. क्या होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है, continuous usage of antibiotics, and then people become resistant to the next level of antibiotic when we take. Yes. It's a concern globally. Right. Now it's coming through milk. The Very treatment much. is coming to the cows, and then it is coming. It's a concern for all. Absolutely. Oxytocin, especially. Again in the Antibiotic meat. residue Again in the usage. meat it is there. Sorry? Meat. Meat. It's in the meat also. Also, yes. Correct. Right. Thank you so much for sharing. Yes. So, FSSAI ने CAC सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है FSSAI की, उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, जो कि डिस्कस हुआ था 43rd CAC मीटिंग कोयम्बटूर में। इस मीटिंग में डेलिब्रेशन वर हेल्ड ऑन एक्सेलरेटिंग अवेयरनेस अमंग द फार्मर रिगार्डिंग द judicious use of antibiotics in livestock, aquaculture, poultry, etc. as a part of FSSAI responsibilities under the AMR National Action Plan 2. Plan to carry out surveillance on the antimicrobial susceptibility in food matrix to ensure consumer safety were also discussed. So like ma'am has discussed कि antimicrobial resistance means हमने कुछ खाया, जैसे आपने देखा होगा ना, आप पहले के टाइम पे, अगर आज से 10 साल पहले आप बात करें अगर हम, तो आप कोई सी मेडिसिन लेते थे, से सपोज आपने कुछ एरिथ्रोमाइसिन ली और एनी कुछ मेडिसिन ली आपने, पहले जो 1 गोली 2 गोली में या 3 दिन तक आपने लिया, वो 3 दिन आपने वो गोलियां ली, मेडिसिन ली, और आपको असर हो जाता था। हमारी बॉडी उसको, जो भी फीवर हो रहा है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको कवर कर लेती थी, टैकल कर लेती थी। बट नाउ यू माइट हैव सीन कि जो आपका एंटीबायोटिक का डोज हो गया है वो 3 दिन से 5 दिन हो गया है। क्यों? बिकॉज नाउ आवर बॉडी इज सो मच एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसका उस डोज में कुछ असर ही नहीं होता है। जो थ्रेशोल्ड लेवल है नाउ इट इज इंक्रीज्ड। तो ये होता क्या है, जो एंटीमाइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक्स हैं जो लाइफ स्टॉक को दिया जाता है, एक्वाकल्चर को, पोल्ट्री को दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए, फिश छोटी है बड़ी हो जाए, उसका जल्दी बड़ी हो जाए पोल्ट्री का साइज जल्दी बड़ा हो जाए, वेट जल्दी बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उसका जो रेसिड्यू है वो आपके उस पे आता है, मीट्स पर आता है, प्रोडक्ट्स पर आता है, एंड देन इट कम्स टू अस। सो उसके कारण इट ऑल्सो indirectly it is coming to the human body only. So the Commission on Food Safety directed to work diligently towards the achieving a target of 100 food street to develop as a
healthy and hygienic street foods. एक COC में जो है एक FSSAI ने ये भी टारगेट रखा है कि 100 स्ट्रीट फूड को हम ऐसा घोषित करेंगे जो कि हेल्दी एंड हाइजीनिक स्ट्रीट फूड्स होंगे। उज्जैन में, महाकाल लोक में ऑलरेडी एक हेल्दी एंड हाइजीनिक स्ट्रीट फूड बन गया है। इसमें इस हेल्दी और हाइजीनिक स्ट्रीट फूड्स में ये रहेगा कि इसमें जो फूड सर्व हो रहा है, सबसे पहले ये हेल्दी होगा। हेल्दी होगा मतलब वहां पे डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। जो आपके प्रोडक्शन है वो हाइजीनिक वे में होगा, वो सारी चीजें होंगी। और जो रिक्वायरमेंट्स है क्लीन प्लेस की, हाइजीनिक हेल्थ क्लब्स की, वो जो स्टेट और सेंट्रल है वो सब लोग उस पर बार बार वर्क करेंगे। लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेज, मतलब यंग जनरेशन को ये बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्थी क्लब्स बनाए जाएंगे ताकि आप वो सारे हेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। और जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये बोला गया है कि वो अवेयरनेस करें अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल है उसमें फोर्टिफिकेशन हुआ है विटामिन्स मिनरल्स का। अगर आप कॉमन राइस खाओ और साथ में फोर्टिफाइड राइस खाओगे तो क्या होगा, आपको वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स राइस के साथ अपने आप मिल जाएंगे, स्वतः मिल जाएंगे। उससे आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, जो माइक्रो डेफिशिएंसी होती है, वो सारा निग्लेक्ट हो सकती है, वो सारी कवर हो जाएंगी। तो इट इज गुड फॉर आवर हेल्दी बीइंग। ओके। और इसमें एक और इनिशिएटिव है टू ट्रेन अबाउट 11 लाख फूड हैंडलर्स जो कि कैंटीन्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड हॉस्टल्स में काम करते हैं। उनको अगले 2 साल में 11 लाख फूड हैंडलर्स को ट्रेन करेगी FSSAI। सो ये FSSAI का एक नया टारगेट है। एंड ओवरऑल हमारे CEO सर ने पहले भी दे रखा है कि देयर शुड बी 25 लाख ट्रेन्ड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स विद इन द कंट्री। So FSSAI is working, we are also working with FSSAI for achieving this target. All right, that's all about today's session. Thank you so much. आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Let me see. Madam, can you repeat once again the pesticide inside the tea? Tea. What's the, it's a Okay. regulation. Can you repeat that slide again? अच्छा, okay. So there were 6 new more pesticides which were banned. FSSAI ने 20 pesticides को already ban किया हुआ है. Now they have added 6 more pesticides. Total 26. Yeah. What's that MRL? For this 6, the MRL is 0.01 mg per kg. For other 20, there are different MRLs which is already mentioned. Okay. Is there in FSS contaminant, toxin and residue regulation. Okay. Will you be share the slides, today's slides? Yeah. ये जो PPT है, we will share with all of the participants. Okay. आज का ये जो PPT है, वो आप सारे participants को मिल जाएगा. But these pesticides in the in tea, how FSSAI is going to control at the grassroots level? There is no technique to test. No. They are doing so much of the awareness at the grassroots level. See, tea growers are the farmers, correct? There are some tea manufacturers. So tea growers हैं, they are doing, जैसे I have also shown one more slide. Yes. Yeah, they are plucking, no? Yeah. Yeah, so you are for giving small awareness. tea growers, so they are what they are doing. With the small tea growers, they are doing some interactive session that they should not be using this pesticide, so that the microbial, the residual limit will not come on the tea leaves. They are also creating awareness on the good agriculture practices, when to spray, how much to spray, when to pluck the tea leaf, all this thing. Same is the case with grapes. Yes.
right. अंकुर भी same है ना? हाँ. Yeah. That is evaporate after adding this pesticide or this on the product. So after some time, because if it in the sometime there is no rain, it will not washed out. It will evaporate. What will happen to this? So that will comes to the tea only, and ultimately that will come to us. That is true, but there is a gap of spraying time is there. Yes. Suppose 1 month before data and they are allowed to pluck it, it will remain on the tea or it will not. What will be there? That depends. That depends. So there are so many things. So that's why FSSAI creating ki not. That's why FSSAI is doing so much of the awareness session that when to spray, when to pluck, so that the residual limit will not be there on the leaves, or at least we can subsidize it. Okay. There are many, so there is no hard and fast. That depends, and so many studies also going on. How much which pesticide we can allow, what should be the tolerance limits. All this is also going on. Okay. What is the present ways of testing? Once the product is in the market, there will be pesticide. We all know every day morning we are drinking pesticide tea. Yeah. And if FSSAI is doing any kind of control on this or testing anything, what is the present what is happening now? Yes, FSSAI is doing so many of sampling. The samples goes to the notified lab. They are checking its MRL. They are checking its pesticide residue level. So on the basis of that only, they are doing this backward integration. At present, Through pesticide. LCMS and GC. Sorry. Through LCMS, PCR, Yes. GC, no, Yes. not not any faster technique is available now. Fast technique for MRLs for this pesticide residues is not there. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, madam. Okay. Any other questions? In between, you talked about the regulations of health certificate of milk and milk products import. This Yeah. health certificate is mandatory for, suppose milk powder import, any product that is of milk, fully of milk, consuming as it is milk. Suppose if any item contains some milk content is small, but it is not consuming as directly as milk or milk product. So what about the health certificates needed here there also? No. No. If milk is just as an ingredient, if milk is added just as an ingredient in a small amount in any product, then this health certificate is not required. This health certificate is particularly for milk and milk product, pork product, fish and fish products. Okay. Directly consuming. Direct, like a milk as a whole, as an ingredient. Okay. Okay. So now, say suppose if you are importing bread and bread is containing milk and in a very small amount. So you have to follow the food product standard and the import regulation. Okay. Yeah. All right. So thank you so much, all the participants, for joining us. We just want to elaborate. We just want to share that we are also having upcoming FOSTEC training in various states. तो अगर आपको कोई FOSTEC ट्रेनिंग करना है, FOSTEC इन एडवांस लेवल और बेसिक लेवल, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आज एक FOSTEC ट्रेनिंग चल रही है. इस वीक में इंदौर में एक और मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग होने वाली है. वो अगर आप में से कोई इंदौर से है और अगर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हमारा 6 मंथ कोर्स ऑन FSSAI रेगुलेशन ये भी चल रहा है, चालू है. इसमें से भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम अलग अलग रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, आपको
और अलग अलग रेगुलेशंस को इन ब्रीफ में शॉर्ट में बताया जाता है ताकि आपको उस रेगुलेशन के बारे में पता चल सके। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे रेगुलेशंस हैं इसमें कवर होंगे जो, और बहुत सारी इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे। इसी के साथ हमारी ट्रेनिंग्स है कुछ आने वाले टाइम में जो कि लेबलिंग पर है। इस महीने एक इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग भी है ISO 22000 पर। एक लीड ऑडिटर ट्रेनिंग है हमारी 18 मई से, और ISO 2018 लीड ऑडिटर ट्रेनिंग। तो अगर आप में से कोई भी अपनी ऑडिटिंग में फील्ड बनाना चाहता है, ऑडिटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जो फीडबैक है वो आप चैट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस लिंक पर जाएं और आप अपना बहुमूल्य फीडबैक हमको जरूर दें। राइट आशीष जी, हम आपको अपना ट्रेनिंग की डिटेल्स भेज देंगे। जी, तन्मय जी, लीड ऑडिटिंग कोर्स की लीड ऑडिटिंग ऑन ISO 22000 जो कोर्स है ऑन FSMS, उसकी डेट्स है 18th मई 18th अप्रैल से 22nd अप्रैल 18 से 22nd अप्रैल तक है लीड ऑडिटर ट्रेनिंग। सो अगर आप में से कोई भी लीड ऑडिटिंग ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप प्लीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much for joining us. We will share all the details. आज की PPT भी आप तक आ जाएगी, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है प्रीतम मैम, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।